जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है मैस स्पेक्ट्रम, जो कि हम कार्बन 12 से कंपैरिजन इसका करेंगे। आपने जब भी किसी एटम, मॉलिक्यूल, आयन या कोई भी कंपाउंड हो, उसके एटॉमिक मास की बात करते हैं तो आप बात करते हैं उसके डेफिनेशन। और उसकी डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं कि किसी भी एटम का वो मास जो कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके निकाला गया। समझ आ गई बात? मतलब आप ये समझ लें कि कार्बन 12 हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, एक पैमाना है। अगर कोई चीज उससे 2 गुना भारी है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका मास 24 है। कार्बन 12 है ना, कार्बन 12 का मतलब 12 उसका मास है। ठीक है, जो उससे डबल होगी उसका मास 24 होगा, जो उससे ट्रिपल होगी उसका मास 36 होगा, जो उससे हाफ मास की होगी उसका कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, तो इट्स मीन जितने भी एटम है, ये जो 118 या 119 एलिमेंट्स इस वक्त तक डिस्कवर हो चुके हैं, तमाम के तमाम एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कार्बन 12 से कंपेयर करके निकाला जाता है। कंपेयर मतलब मुआवजना करके निकाला जाता है। ठीक है, हम एक ऐसे समझ लें, एक सिंपल सी डेफिनेशन है, एक सिंपल सी बात है कि जैसे एक बैलेंस हम ले लें। ठीक है, एक एग्जाम्पल से, सादा सी एग्जाम्पल से पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास ये बैलेंस है इस तरह का। ठीक है जी, एक सिंपल सी डेफिनेशन, सादा सा, कि हम इस बात को समझ सकें। एक तरफ हम एक कार्बन 12 रख देते, दूसरी तरफ हम कोई ऐसा एटम रखते हैं जिसके मैस का हमें नहीं पता, पता नहीं कितना मैस है। एक एटम हमने रखा, बराबर नहीं हुए। 2 एटम हमने रखे, बराबर नहीं हुए। 3 एटम हमने रखे, सपोज बराबर हो गए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन का एक एटम है और उसका मैस है 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट में हम इसको देखते हैं। और इधर 3 एटम है, और अगर ये उसके बराबर है तो इनका मैस कितना होगा? तीनों का मिला के कितना होगा? 12 ही होगा, तभी तो बराबर हुए। ठीक है, इट्स मीन इधर जो एटम है एक्स, हमें नहीं पता वो कौन सा एटम है, वो तीनों तो वो एक कार्बन के बराबर होते, ऐसे ही। और एक कार्बन कितना है? 12 का। ठीक, और 3x है तो x की वैल्यू क्या होगी? फिर 3 को उधर जाके डिवाइड कर दें, 4x। मतलब ये हुआ कि जो ये x जो इधर हमने एटम लिखा है, इसका मैस कितना है? 4। ठीक है, और ये कैसे निकला? कार्बन से कंपेयर करके। ये जो मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल सादा सा तरीका है। हम ये काम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? हम ये काम करते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से। ठीक है, हमने क्या करना होता है, हम वो चीज जिसका एटॉमिक मास मालूम करना चाहते हैं उसको मैस स्पेक्ट्रोमीटर में डाल देते हैं। वो जो हम उसके सारे पहले पढ़ चुके हैं, वो सारी वर्किंग होके उसका एक ग्राफ आता है। सपोज करें कि इस तरह का एक ग्राफ आया, उसके ऊपर ये जो है उसके ऊपर पीक्स आ गई। आपको पता है ना कि उससे पीक्स मिलती हैं। अब इस ग्राफ में हमें नहीं पता पीक्स कौन से हैं, इनकी अबंडेंस क्या है, हमें कुछ नहीं पता इसको देख के। लेकिन हम क्या करेंगे, उस मैस स्पेक्ट्रोमीटर को पहले साफ कर दें, जो पहले उसमें डाला था ना वो सारा निकाल दिया। अब हमने क्या रखना है, उस मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर कार्बन 12 रखना है। क्या रखना है? और उसको भी उसी तरह चलाना है मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। और जब वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर में आगे जाएगा, वो भी इसी तरह से एक ग्राफ देगा। ठीक है, अब वो ग्राफ जो देगा उस पे पीक्स कितनी होंगी? 1 होगी। क्यों?
क्योंकि हमने जो आइसोटोप लिया ना, जो उसमें लिया, वो था एक ही मैस वाला, और वो था 12। अगर 12 मैस से डिफरेंट मैस वाली भी कोई चीज लेते ना, तो फिर उसकी भी पीक्स आती, ठीक है। लेकिन चूंकि हम सिर्फ कार्बन 12 ले रहे हैं, तो कार्बन 12 की ही एक पीक आ गई, सपोज करें वो यहां पे आ गई, ठीक, और इतनी उसकी हाइट आ गई। अब ये कार्बन 12 का स्पेक्ट्रम है, और ये अननोन सैंपल है जिसके अंदर डिफरेंट आइसोटोप्स है, हमें नहीं पता कौन से है, क्या क्या मैस है, क्या क्या अबंडेंस है, ये उसका मैस स्पेक्ट्रम। ये क्या करेगा, जो ये मशीन है, जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर का वो डिस्प्ले होगा ना, वो खुद ही कंपेयर कर लेता है, खुद ही कंपैरिजन करके आपको बता देगा कि ये पीक इस आइसोटोप की है, इसका मैस नंबर ये है, इसके नीचे भी मैस नंबर लिखा आ जाएगा, इसके नीचे भी मैस नंबर लिखा है, उनकी अबंडेंस भी लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। और आपके पास एक डायरेक्ट रिजल्ट तैयार शुदा आपको मिल जाएगा उससे, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि उसमें कौन कौन से आइसोटोप्स हैं और उनका मैस नंबर और उनकी रिलेटिव अबंडेंस क्या है। ये तो बड़ा सिंपल सा है, उसने खुद दे दिया। अगर हम करना चाहें तो कैसे करें, हमने कंपेयर करना है, एक वो है जो अननोन है, एक ये है, ये कार्बन 12 वाला है, तो हम इसको उसके साथ कंपैरिजन कैसे करेंगे, मैस स्पेक्ट्रम है, कंपैरिजन करना है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा सिंपल इस चीज को समझने के लिए दो चार बातें बता देता हूं कि इसको हम कैसे समझेंगे, बड़ा आसान सा तरीका। मिसाल के तौर पर आप देखिए, यहां से लेकर यहां तक का फासला, ये पॉइंट ये शो कर रहा है कि इसका मैस कितना है। अगर इधर मैस नंबर हो तो जाहिर है ये 12 होगा, ये जो लाइन आएगी वो 12 पे आएगी ना, तो ये पॉइंट जो है ये 12 को शो कर। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का फासला मेजर कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर है, कितना है, मतलब ये कि इस लाइन पर एक्स एक्सिस पर अगर आप 6 सेंटीमीटर चलते हैं, ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर चलने का मतलब ये है कि 12 AMU। आप मजीद 6 सेंटीमीटर चले तो यहां कितना पॉइंट आ जाएगा, 24 आ जाएगा। मजीद 6 चले तो 30, मजीद सॉरी ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 48, ये आ गया 60, ये आ गया 72। मतलब इस पूरी लाइन की आपने क्या कर ली, नंबरिंग कर ली। अब आप वो जो स्पेक्ट्रम है जो पहले बना हुआ है उसको उठाएं, इसके ऊपर रखें, तो जहां जहां पीक्स होंगी वहां वहां उसका उसका निशान लगा लें। मिसाल के तौर पर ये जो पीक्स हैं ये आई है, सपोज यहां पे एक आई है, एक यहां पे आई है, एक यहां पे आई है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस वैल्यू से, इस नंबरिंग से हम उस पीक की वैल्यू का पता लगा लें। ये है कंपैरिजन, समझ आ गई बात। फिर दूसरा कंपैरिजन क्या है, परसेंटेज अबंडेंस। इस हाइट ऑफ द पीक जो है, जो ये मैस स्पेक्ट्रम होता है ना, ये दो आपको चीजें बताता है। एक कि उसके अंदर कितने आइसोटोप्स हैं, उनके मैस नंबर क्या है, ठीक है। फिर बताता है हर जो आइसोटोप उसके अंदर मौजूद है उसकी रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज अबंडेंस क्या है। और वो कैसे पता चलता है, इनकी तादाद ऑफ पीक्स जो है, नंबर ऑफ पीक्स से पता चलता है नंबर ऑफ आइसोटोप्स, और हाइट ऑफ पीक्स जो है ये बताएगी उसकी परसेंटेज अबंडेंस। अब इसके अंदर चूंकि सिर्फ कार्बन ही था और कोई चीज उसके अंदर थी नहीं, लिहाजा ये सारा का सारा क्या होगा, 100%, क्योंकि और कोई चीज है ही नहीं, हमने ली नहीं, ये कंपैरिजन के तौर पर लिया। तो इसकी हाइट हम मालूम कर लें। सपोज करें कि ये है 20 सेंटीमीटर। अब यहां पे भी हम स्केल बना सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर अगर हाइट होती है तो वो कितनी परसेंटेज के बराबर है, 100%। अब आप हर एक की हाइट मालूम कर लें,
1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होगा? 5% के होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाली चीज 15 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी परसेंटेज अबंडेंस क्या होगी? 75%। वेरी गुड। तो ये 75% हो जाएगा, क्योंकि अगर 15 सेंटीमीटर है तो 70, ये अगर है आपकी 20, इसको आप कह लें 4 सेंटीमीटर चले, 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा? 20%। ठीक है। और अब आपके पास ये रहेगी, ये सपोज करें 1 सेंटीमीटर है, तो ये 5%। ठीक है। टोटल सबका 100 हो जाएगा। ऐसे हर एक का अब हमें मैस का भी पता चल जाएगा और हर एक की परसेंटेज अबंडेंस का भी पता चल जाएगा जब हम इस मैस स्पेक्ट्रम को कार्बन के मैस स्पेक्ट्रम से कंपेयर करेंगे। ये मैंने आपको बड़ा सादा तरीका समझाने के लिए बताया है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब हम इतना टेक्नोलॉजी में डेवलप हो गए कि हमने बस उसमें सैंपल डालना है, जैसे इंजेक्शन डाल दी, वो सैंपल डाला, ये सारा काम वो कंप्यूटर खुद कर लेता है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर आयन कलेक्टर जो आखिरी वाला होता है ना, आयन कलेक्टर इलेक्ट्रोमीटर, वो ये सारा काम खुद करके आपको डायरेक्ट स्पेक्ट्रम देगा, जिसके अंदर हर एक का मैस नंबर भी लिखा होगा, या एटॉमिक मैस कह ले, या मैस टू चार्ज रेशो कह ले। ठीक है। और हर एक के ऊपर इस तरह से परसेंटेज अबंडेंस भी लिखी होगी, जैसे ये मैंने लिख दी। ठीक है। तो ये है मैस स्पेक्ट्रम से हमें रिजल्ट कैसे हासिल होता है, और उस मैस स्पेक्ट्रम को हम कार्बन 12 के साथ कंपैरिजन कैसे करते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई क्वेश्चन? ठीक है जी।